गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको आपका नया चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर 8 आखिर कितनी ज़मीन। इस चैप्टर का जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो ये शीर्षक है आखिर कितनी ज़मीन, इसको पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। आखिर कितनी ज़मीन चाहिए इंसान को, आखिर कितनी चीज़ों का अर्जन चाहिए मनुष्यों को, इसी के बारे में ये पूरा दर्शाया गया है इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको ये दिखाती हूँ। इसके सारे वीडियो जो हैं, जो इसके ये पिक्चर्स हैं, ये सब दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये दो महिलाओं को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि एक महिला जो है बहुत सजी धजी है, यानी कि ये काफ़ी रिच लग रही है, अमीर लग रही है। दूसरी काफ़ी सिंपल से वे में बैठी हुई है, यानी कि इसके पास उतनी धन संपत्ति नहीं है जितनी इसके पास है। ठीक, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इसे देख रहा है। अब यह कौन है इसको हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये वाद विवाद हो रही है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को। ठीक है, यह व्यक्ति जो है, इसको ज़मीन की इतनी लालुकता है, इतनी लालसा है, अपने जीवन में कभी संतुष्ट न रहने वाला व्यक्ति है। कहने का मेरे मतलब ये है कि आप चाहे बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड फैमिली से हो, मध्यम वर्गीय हो या निम्न स्तरीय हो, चाहे आप जैसे भी हो, आपको अर्जित करने का हक है, लेकिन आप उतना अर्जित कीजिए जितना जायज़ हो और जितना आपके हक में हो। आप अर्जित करने के समय यह मत भूल जाइए कि आप एक इंसान हैं और आखिर कितना आप वर्क कर सकते हैं, आपका बॉडी की क्षमता कितनी है, आप उसको किस वे में कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें इस चैप्टर के माध्यम में बताया गया है कि हम जो चीज़ अर्जित करना चाहते हैं उसे हमें अर्जित करना चाहिए, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी आने वाले हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, हम इतना अर्जित करके नहीं जा सकते हैं जितनी वो भी अपने जीवन को हमारे अर्जित किए हुए धन संपत्ति वैभव से भोग सके, भोग विलास कर सके। हम उतना ही कर सकते हैं कि हमारा जीवन सुनिश्चित तरीके से चल जाए और आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखा सके। बाकी का जब आपका ही समय आएगा तो अपने हिस्से का कर्म आपको भी करना होगा और आपके आने वाली पीढ़ी का भी जब समय आएगा तो उसको उसके हिस्से का कर्म भी करना होगा। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये पूरा चैप्टर ही इसी पे आधारित है। आखिर कितनी ज़मीन, इंसान के पास चाहे जितनी भी चीज़ें हो, जितना भी धन संपत्ति हो, जितना भी वैभव हो, पर उसको और अर्जित करने की लालसा लगी रहती है। वह यह सब कुछ अर्जन करने में यह भूल जाता है कि एक दिन सारी चीज़ें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी और अपना जीवन भी उसने सुकून और चैन से नहीं जिया। आप अर्जित कीजिए, आप उसे जो भी जिस भी वे में सही तरीके से आप अर्जित कर सकते हैं उसे कीजिए। आप उस काम को कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने परिवार का, अपने समाज में अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार को एक सुदृढ़ सुव्यवस्थित ज़िंदगी दीजिए। लेकिन आप अपने परिवार को दे सकते हैं, आपके परिवार के परिवार जो होंगे, जो आने वाले परिवार होंगे, उनको आप देंगे, यह आपकी सोच जो है ये गलत है। आप जो है उनके हिस्से का कर्म स्वयं ना करके उनके पे छोड़िए ताकि वह भी अपने जीवन में कुछ कर्म करें। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बात पुरानी है, दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह कस्बे के एक सौदागर से तथा छोटी बहन का एक किसान से हुआ था। एक बार बड़ी बहन छोटी बहन के यहाँ आई, दोनों में बातें चली। बड़ी बहन अपने सुखमय जीवन की तारीफ करते हुए बोली, देखो हम शहर में कितने आराम से रहते हैं, बढ़िया कपड़े, तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें, तमाशे, थिएटर और बाग बगीचों की सैर। छोटी बहन को बड़ी की बातें बिल्कुल नहीं भाई। वह बोली,
तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज़ सब हवा हो जाए तो। जी हम सीधा साधा जीवन बिताते हैं, पर चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। बड़ी बहन ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें जीवन के आराम और आनंद का क्या पता। पेट तो जानवर भी भरते हैं, यह भी कोई जिंदगी है। छोटी बहन का किसान पति दीना घर के आंगन में खड़ा दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। दीना ये है जो इन दोनों बहनों की बातें सुन रहा है, ठीक है। उसे लगा बात तो सही है, बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। बस मुश्किल तो यह है कि हमारे पास ज़मीन काफ़ी नहीं। बार बार बैल जमींदार के चारागाह में पहुँच जाता है, उसे जुर्माना भरना पड़ता है, तभी जमींदार की ज़मीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया, इसमें कुछ पेड़ भी लगे हुए थे। उसने नगद देकर सौदा तय कर लिया और शहर जाकर कागजों की लिखा पढ़ी भी कर ली। अब दीना ज़मीन का मालिक था। वह ज़मीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी हरी लहलहाती फसल को देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर उठता। दीना काफ़ी खुश था, पर उसे पड़ोसियों की तरफ से कभी चैन न मिला। पड़ोसियों के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चर लेते। काफ़ी समय तक दीना सहता रहा। कई बार पड़ोसियों को समझाया, पर कोई फर्क न पड़ा। उसके धीरज का बाँध टूट गया और उसे अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों को जुर्माना हो गया। अब तो आस पड़ोस के लोग उससे भी ईर्ष्या करने लगे। दीना एक सीधा साधा व्यक्ति था। इसका एक घर परिवार था और इन्होंने इसकी पत्नी की एक बहन जो थी वह शहर में रहा करती थी। वो जब भी आती थी उसके पत्नी को भड़काने का काम किया करती थी। लेकिन इस दीना की पत्नी जो थी बहुत सौम्य और सुशील थी। वह अपनी बड़ी बहन की बातों में नहीं आती थी और जैसे उसकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल रहा था वैसे ही जीने की कोशिश करती थी। दीना बहुत ही सीधा साधा किसान था। उसके पास कुछ ज़मीन थी। अब उस ज़मीन को और बड़ा करके वह अपनी दोनों बहनों की पत्नी की बहन की बात सुनी तो उसने सोचा कि सही कह रही है, इसकी बात में कहीं से कोई गलती तो नहीं है। मैं तो उतना ही कमा पाता हूँ जितना अपने और अपने परिवार का पेट भर सकूँ। इसलिए दीना ने सोचा कि जब गांव की ज़मीनें बिकने लगी तो दीना ने उसका दाम दे करके उन बड़ी ज़मीन को खरीद लिया। और अब उसके पास ज़मीन की कमी नहीं थी तो उसने बाग बगीचे लगाए, फलों के बागीचे लगाए, खेती किया। सब तरफ से उसका सब कुछ अच्छा होने लगा। तो जब किसी का अच्छा होने लगता है तो कुछ लोग जो होते हैं उसके अच्छाई को देख नहीं पाते हैं। वह जो है उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। वही काम दीना के पड़ोसियों ने भी किया। अपने मवेशियों को छोड़ देते, यानी कि अपने जानवरों को छोड़ देते थे उसके खेतों में चरने के लिए। दीना बहुत दिनों तक उन लोग को बताया, समझाया, लेकिन वो लोग जब नहीं माने तब दीना ने कोर्ट में इसकी पेशगी की और कोर्ट से उसको आदेश आया। फिर जो मवेशी जिनके चरने के लिए उनके खेतों में जाते उनको सजा भी हुई। अब आसपास के जितने भी लोग थे अब सब दीना से जो थे वो ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे। उन्हीं दिनों गांव के कुछ लोग ज़मीन घर बार छोड़कर जाने लगे। अफवाह थी कि दरिया सतलुज के पार एक नई बस्ती बस रही है। दीना ने जब यह जाना कि सारे लोग ज़मीन छोड़कर जा रहे हैं तो वो सोचने लगा कि क्यों जा रहे हैं। जब उसको यह पता चला कि दरिया सतलुज एक जगह थी जहाँ पे एक नई बस्ती बन रही है, वहाँ जाने वाले हर व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। दीना अपने पड़ोसियों से परेशान था ही। उसने सोचा मैं भी वहीं ज़मीन ले लूँ तो ठीक रहेगा। एक दिन उसने अपने एक परदेसी किसान को वहाँ से गुजरते हुए देखा। दीना ने उससे ज़मीन के बारे में बात की। परदेसी ने बताया कि दरिया सतलुज के पास ज़मीन मुफ्त तो है ही, साथ ही इतनी बढ़िया कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसकी बालें दिखाई देंगी। कह रहे वो आदमी जो था जो दीना से मिला उसने बताया कि दरिया सतलुज के पास जो ज़मीनें बिक रही हैं वो तो ठीक है, वो तो मुफ्त मिल ही रही हैं, पर वहाँ खेती करने के लिए वो ज़मीन जो है बहुत अच्छी है। अगर पहली फसल में गेहूं बोते हो तो गेहूं इतने लंबे होंगे, उसकी बालें इतनी बड़ी होंगी कि वो आपसे भी बड़ी दिखाई देने लगेंगी। फसल की इतनी घनी कि दरात के एक काट में ही फूला बन जाता था।
जिनसे पास खाने को दाने नहीं थे वे अब खलिहानों और गांव बैल वाले हो गए हैं। दीना ने भी मन ही मन मतलब वहां जाने का फैसला कर लिया, विचार कर लिया। जल्दी ही अपने परिवार के साथ दीना वहां पहुंच गया। उसने गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दे दी। उसे ज़मीन मिल गई। बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी उसे 100 एकड़ ज़मीन मिल गई। दीना अब पहले से कई गुना खुश था। अब दीना तो खुश था, पर दीना के मन में जो थी वो धीरे धीरे लालच उसके अंदर घुसने लगी। दीना पहले से कई गुना मतलब दीना खुश था और आराम से रहने लगा। दीना पहले से कई गुना खुश था। उसने अपने लिए इमारतें खड़ी की, यानी कि वो अपने लिए घर बनवाया। उसके पास चारपाई के लिए खुला मैदान था, चराई के लिए खुला मैदान था। उसके ढेर सारे मवेशी खरीद लिए, मतलब जानवर खरीद लिए, जैसे गाय भैंस बकरी इस तरह की। कुछ दिन तो घर ज़मीन और मवेशियों से वह खुश रहा, पर धीरे धीरे उसे ज़मीन के पहले की तरह कम लगने लगी। जब बहुत सारी संपत्ति आने लगती है तो एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो उसका अर्जन कैसे किया है और उसे किस तरह यूज़ करता है ये जानने की कोशिश करता है, ना कि उसे और इधर से उधर करने की कोशिश। पर दीना के मन में न तो लालच आ गया और दीना उसे और बढ़ाने की कोशिश करने लगा। एक दिन एक सौदागर वहाँ से जा रहा था कि घोड़े के दाने पानी के लिए वहाँ कुछ देर ठहरा। उसने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है, वहाँ इतनी ज़मीनें कि महीनों चलो तब भी ना नाप पाओगे। अब दीना के मन में नदी पर जाने का दीना के मन में जो था कि वो नदी पर जाने का निश्चय भाव हुआ। अब दीना सोचने लगा कि मैं नदी पर जाऊंगा तो वहाँ मुझे अब ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगी। ये ज़मीन भी अब दीना को कम लगने लगी। दीना अपने साथ एक आदमी को लेकर सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे खाने पीने का सामान और उपहार मिठाई खरीदी। चलते चलते सातवें रोज सुबह उस स्थान पर पहुंचा। वहाँ कोल लोग की बस्ती थी, वहाँ कोल लोग रहते थे। दीना देखा कि सौदागर ने ठीक ही बताया था। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी, सारी ज़मीन खाली थी। कोल लोग उस ज़मीन पर कुछ नहीं करते थे, वे केवल शिकार करते और मवेशी पालते थे। दीना को देखते ही कोल अपने अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। एक दुभाषी की सहायता से दीना दुभाषी यानी दो भाषाओं को जानने वाला एक दुभाषी की सहायता से दीना ने उन्हें बताया कि वह ज़मीन के लिए वहाँ आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। वे दीना को अपने डेरे पर ले गए, उसे कालीन पर बैठाया, उसे चाय पीने को दी। कोल लोग बड़े खुश थे। तभी कोलों का सरदार दीना से मिलने आया। उसे बड़ी सी वह जो सरदार था उसने बड़ी सी रोएदार टोपी पहनी थी और उसके सम्मान में सब चुप होकर खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि वह आदमी यहाँ का सरदार है। दीना ने तत्काल एक बढ़िया लबादा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट दी। ये सब पाकर सरदार मुस्कुराया और बैठ गया। दीना का स्वागत में दावतें हुई। दीना ने सरदार से ज़मीन की बात की और कहा, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के कागज़ भी पक्के हो जाएं। सरदार ने हामी भरी और बताया कि यह काम आसानी से हो जाएगा। उसका मुंशी कस्बे में जाकर लेखा पढ़ी कर पक्के कागज़ बना देगा। दीना ने पूछा कि ज़मीन किस भाव मिलेगी। दीना के मन के अंदर ज़मीनों के लिए जो लालच पैदा हुई वह उसके जीवन की गति को समाप्ति के तरफ ले जाती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि दीना के अंदर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लालच आ गया था और दीना अब ज़मीन ही ज़मीन रखना चाहता था। उसे अब अपने परिवार की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे अब ज़मीन की चिंता थी। सरदार बोला, हमारा एक ही भाव है, एक दिन के 1000 रुपये। एक दिन के 1000 रुपये, ये कैसा हिसाब हुआ? यह बताइए कि कितने रुपए में कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी? दीना ने कहा। सरदार मुस्कुराया और बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब होता है। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी है, पर कीमत केवल 1000 रुपये। दीना यह सुनकर बहुत खुश हुआ। सरदार ने कहा, केवल एक शर्त है। शर्त कैसी है? दीना ने हैरानी से पूछा। जहाँ से तुम चले थे, यदि लौटकर सूरज ढलने से पहले तक तुम वहीं आ पहुँचते हो
तुम्हारी मतलब वहाँ तक की ज़मीन जो है वह तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा बोलने पे दीना ने शर्त को मंजूर किया। दीना रात भर बिस्तर में लेटा ज़मीन के बारे में सोचता रहा। एक दिन में लगभग 60 किलोमीटर ज़मीन तो आसानी से चल लूँगा। आजकल दिन भी लंबे होते हैं। इस ज़मीन से घटिया वाली तो बेच दूँगा, जो मतलब ज़मीन में घटिया वाली ज़मीन होगी उसे मैं बेच दूँगा, किराए पर उठा दूँगा, लेकिन उम्दा ज़मीन जो होगी उसमें मैं खेती करूँगा। 2 दर्जन बैल काफ़ी होंगे, 2-4 नौकर भी रखने होंगे, कुछ ज़मीन बटाई पर चढ़ा दूँगा, बस फिर क्या दिन ही बदल जाएंगे। यह सारी बातें जो अभी मैंने आपको सुनाई, यह दीना मन ही मन रात भर सोचता रहा और इधर से उधर पलटता रहा। दीना रात भर सो नहीं पाया। वह सुबह जल्दी जग गया। अपने हाथ आए आदमी को जगाया, मतलब उसके साथ जो आदमी आया था उसको वह जगाया और स्वयं कोल लोगों के बुलाने चला गया। कोलों को उठकर वहाँ बोला, सुबह हो गई है। मतलब दीना ने स्वयं ही गए। इतना दीना खुश था कि दीना इंतज़ार भी नहीं किया कि ये लोग इनके पास आए और इससे कहें कि सुबह हो गई है, अब आपके ज़मीन नापने का समय आरंभ होता है। दीना स्वयं ही इन लोगों के पास गया और इतना उत्साह से भरा हुआ था कि मैं आज जो है कितनी ज़मीन 1000 रुपये में अर्जित कर लूँगा। यह सोचकर रात भर तो उसे नींद नहीं आई और सुबह अपने साथ के आदमी को जो वो लेकर आया था उसे भी जगाया और स्वयं में इन लोगों के पास पहुँच गया और जा कर के उन लोगों से बोला। कोलों को उठाकर वह बोला, सुबह हो गई है, अब चल देना चाहिए। कोलों ने दीना को चाय दी पर देर होने के ख्याल से उसे मना कर दिया। इतने में सरदार भी आ गया। सब टेकड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर सरदार ने दूर तक फैली जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, दूर जहां तक निगाह पहुंचती है वहां तक हमारी ज़मीन है, इसमें से जितनी चाहो ले सकते हो। मुलायम काली मिट्टी की इस छूती धरती को देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने अपने सिर की टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और कहा, यह है निशान, यहाँ से चलकर सूरज ढलने से पहले यहीं लौट आओ। जितनी जमीन चल पाओगे वह सारी तुम्हारी होगी। दीना को अब यह समझ में आने लगा कि मैं जितना ज़मीन नाप सकता हूँ उतना मेरा है। यह विचार करके दीना जो है आगे बढ़ने लगा। दीना ने यह बात सुनी और जेब से अपने रुपए निकालकर जितने रुपए तय हुए थे सरदार के टोपी में रख दी। उसने कोट उतारा, रोटी, पीने का पानी, फावड़ा लिया, पैंट को कसा और धरती पर निगाह डाली। जहाँ नज़र डालता था बढ़िया ज़मीन नज़र आती थी। सोचता रहा कि किस तरह चलना बेहतर होगा। आखिर उसने तय किया कि पूरब की ओर ही चलना बेहतर होगा। दीना ने सोचा कि वक्त नहीं खोना चाहिए। ठंड में जितनी रास्ता तय हो जाए उतना ही अच्छा है। फावड़ा कंधे पर रखा और उससे लंबे कदम बढ़ाने लगे। 1000 मीटर चलने पर उसे गड्ढा किया और ऊंची घास चीन दी। कह रहे कि 1000 मीटर मतलब जब वो 1000 मीटर चल देता था तो दूर पहुंचने के बाद वह क्या करता था कि वहाँ उस जो फावड़ा लिया था उस फावड़े की मदद से वहाँ की घासें जो है छील देता था कि मैंने इतनी ज़मीन नाप ली है। और वो ऐसा इसलिए करता था कि वापसी में आते समय उसे पता चले कि इन ज़मीनों को उसने नापा है। उसके बदन में अब चुस्ती आ गई, चाल तेज हो गई। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज का धूप टेकड़ी साफ दिखाई पड़ रही थी। सूरज की धूप में जो टेकड़ी थी जहाँ से वो चला था वो साफ दिखाई दी। सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। उसने बास्केट उतार कर कंधे पर डाल ली। गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। उसे भूख भी लग गई। उसने सोचा एक पहर बीत गया है, कुछ खाना पानी भी हो जाए। अभी तो 3 पहर बाकी है। अभी 4-5 किलोमीटर और चल। ऐसी उम्दा जगह हाथ से जाने न देना, मूर्खता होगी। मैं कह रहा कि ऐसी उम्दा जगह जो है वो हम अगर हाथ से जाने देंगे तो ये हमारी ही मूर्खता होगी। जितना आगे बढ़ा ज़मीन से अधिक उम्दा मिलती है। चलो जूते उतार लो, अब लंबे कदम बढ़ाओ। दीना ने जूते उतार लिए। कुछ समय में वह धीरे धीरे करके अपने एक एक चीज़ें उतारने लगा। वह सीधा चलता गया।
अब उसे टेकड़ी ठीक से दिखाई नहीं देती थी क्योंकि वो उससे काफ़ी दूर निकल आया था। टेकड़ी पर खड़े हुए कोल छोटे छोटे जंतुओं जैसे दिखाई देते थे। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ और प्यास भी लग रही थी। यहाँ ठहर कर उसे गड्ढा खोदा, घास छीन ली, पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा। सूरज तेजी पर था, गर्मी बढ़ गई थी, दोपहर हो गई थी। अब वह थकने लगा था, कदम उठाने भारी हो रहे थे। दीना ने सोचा क्षण भर सांस ले लूँ। वह बैठ गया, रोटी खाई और पानी गटका। मन होता था कि लेट जाए, पर डर था कि कहीं नींद ना आ जाए। सोचा खाना खा लिया है, अब कुछ जान में जान आ गई है। तकलीफ़ तो उसके बाद वह सोचने लगा कि तकलीफ़ तो घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का है। यानी कि उसके कहने का मतलब कि सब कुछ तो कर लिया है, पानी भी पी लिया, रोटी भी खा ली, थोड़ा देर रेस्ट भी कर लिया। यह तकलीफ़ जो मुझे हो रही है ये तो थोड़े ही समय की है, लेकिन बाद में जब मैं इतनी सारी ज़मीनों का मालिक हो जाऊंगा तो आराम तो पूरे जीवन का है। ऐसा विचार करके वह आगे बढ़ता रहा। आंखों से नींद गायब हो गई। उसे लंबी राह नापी। वह बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि आगे जमीन और उपजाऊ दिखाई दी। दीना ने सोचा कि यहाँ बड़ी अच्छी फसल होगी, इसे छोड़ना मूर्खता होगी। यह सोचकर आगे बढ़ा, गड्ढा खोदकर निशान बनाया दिया। अब दूसरी ओर मुड़ा। गर्मी के मारे बुरा हाल था, टेकड़ी पहचानी भी नहीं जाती थी। वह तेजी से तीसरी दिशा में बढ़ा। तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसने देखा सूरज ढलान की ओर बढ़ रहा है। वह 2-3 किलोमीटर हो गया कि सूरज नीचे होता दिखाई देने लगा। दीना ने सोचा खेत की 2 बाजू काफ़ी लंबी हो गई हैं, एक तरफ छोटी भी रह गई तो क्या, अब लौटना चाहिए। वह मुकाम से बहुत दूर था, अंदाज़ा लगाया लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा। गड्ढा खोदकर दीना ने निशान लगाया और टेकड़ी को सीध में चल दिया। मतलब जहाँ से दीना चला था उसी तरफ वह वापस आने लगा। दीना को जितनी ज़मीन नाप पाया, जितनी उसने कोशिश करी, वह ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर दिया था। मनुष्यों का शरीर एक ऐसा शरीर है कि उससे कर्म करने से वह घिसता नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक कर्म हम करने लगते हैं तो वह एक मशीन के समान होता है। जैसे किसी मशीन से ज़रूरत से ज़्यादा जब वर्कआउट आप लेते हैं तो धीरे धीरे करके वह जवाब देने लगती है। ठीक हमारे शरीर के पुर्जे भी उसी टाइप के होते हैं। हम जितना काम जिस तरीके के हमारे शरीर को शुरू से बनाया गया रहता है और जैसा हम काम कर सकते हैं उतने ही काम के लिए हमारी शरीर जो है हमें अलाउ करती है, हमें वह आज्ञा देती है कि हम कर सकते हैं। वरना हम आवश्यकता से अधिक यदि किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो वह जो है सही नहीं होता है। वही काम दीना के साथ भी हुआ। दीना ने अपने औकात से ज़्यादा, अपने क्षमता से ज़्यादा ज़मीनें नापी और चल दिया, लेकिन वापस आने के समय उसने सोचा कि अब ज़मीन हो गई है इतनी जितनी में मैं खुश रह सकूं, और वह वापस आने के लिए सोचा। जब उसने यह ज़मीन नापा तो नापते समय उसे यह भी सोचना चाहिए था कि क्या वह वापस उस समय के निर्धारित समय पे सही तरीके से पहुंच पाएगा कि नहीं। यह सोचे बिना ही दीना ने ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीनें नाप ली और वापसी में आते समय उन्हें कैसे कष्टों का सामना करना पड़ा यह सुने। उसे एक एक कदम उठाना भारी पड़ रहा था। वो वापस हो रहा है, अब उसका एक एक कदम जो है बहुत भारी पड़ रहा है। टांगें जवाब दे रही हैं। जरा आराम करने का मन था पर संभव न था। पैर जगह जगह से कट गए थे। उसे किसी भी तरह सूरज ढलने से पहले वहां पहुंचना था। दीना की सांस फूल रही थी। वह पूरे दम से आगे बढ़ने लगा। कमीज और जूते फेंक दिए। सूरज ढलने से पहले न पहुंचा तो सारी रकम जब्त हो जाएगी, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अभी भी वह यही सोच रहा है। यह विचार करते वह आगे आगे बढ़ने लगा और डर से कांपने लगा। उसका गला सूख रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था, टांगे कांप रही थी, छाती धड़क रही थी, मानो दिल पर हथौड़ा की चोट हो रही है। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज पल पल नीचे ढलता रहा। हिम्मत जुटान कर भागने लगा। अब उसे कोल लोग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह जोर जोर से आवाज़ें लगाकर बुला रहे थे। दीना ने सोचा अब मैं समय से न पहुंचा तो सब हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था, अब डूबता अब तब डूबता, ऐसा हो रहा था। अब उसे ज़मीन पे रखी टोपी दिखाई दे रही है। कोल लोग हंस हंस के हाथ हिलाकर कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ। वही सरदार भी बैठा था।
वह पेट पकड़कर हंस रहा था। तभी सूरज ने धरती को छू लिया। अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत बेकार हो गई। दीना ने मुंह से चीख निकालकर बोला। उसे कोल अब भी पुकार रहे थे। उसे ध्यान आया कि कोल ऊंचाई पर खड़े हैं। उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा है। सूरज अभी छिपा नहीं होगा, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दीना ने आंखें बंद कर ली, लंबी सांस ली, फिर टेकड़ी की ओर दौड़ा, पर अब भी धूप बाकी थी। टांगों में जवाब दे दिया था। लंबे कदम बढ़ाकर उसने टोपी को छू दिया और मुंह के बल गिरा। वाह खूब रही, वाह खूब रही, सरदार चिल्लाया। वाह, तुमने कितनी ज़मीन ले ली। दीना का साथी दौड़ा आया। उसने दीना को उठाया। चाहा दीना के मुंह से खून दीना को वो उठाना चाह रहा था क्योंकि दीना गिर गया था, लेकिन उसके साथी को यह नहीं पता था कि दीना है या नहीं है। वह उसे उठाना चाह रहा है, लेकिन दीना के मुंह से तो खून निकल रहा है। दीना मर चुका है। कोल लोग हंसने लगे। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी। कुल 2 मीटर जगह काफ़ी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर कितनी ज़मीन। जैनेंद्र कुमार द्वारा रूपांतरित लियो तोल्स्टॉय की यह कहानी पर आधारित आखिर कितनी ज़मीन है, जैनेंद्र कुमार द्वारा यह रूपांतरित किया गया है और तोल्स्टॉय की कहानी पर यह आधारित है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह छोटी सी जगह में जन्म लेता है। उसे कुछ इंच की ज़मीन चाहिए होती है, और जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि उसका आखिरी सांस बंद होता है, तो उसे मुश्किल से 2 मीटर ज़मीन और 2 गज कपड़े की ज़रूरत होती है। लेकिन वही मनुष्य यह भूल जाता है कि उसे आखिर कितनी ज़मीन चाहिए, कितनी दौलत चाहिए, उसे क्या चाहिए। वह सब सुध बुध खो करके अपने जीवन में रम जाता है, लेकिन जब वह जाता है तो उसे उसकी ज़रूरत भर की ही चीज़ें उसे दी जाती हैं, ना कि जितना वह अर्जित किया रहता है वह सारी चीज़ें। इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली? जब भी आपका स्कूल कंटिन्यू होगा, जब भी आप इस स्कूल के अंदर आएंगे, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। यह चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो गया। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मनुष्य जो है वह एक ऐसा प्राणी है कि वह समाज में जन्म लेता है और समाज में ही अंततोगत्वा वह खत्म हो जाता है। अपने कर्मों के द्वारा उसकी पहचान बनती है और अपने कर्मों के द्वारा ही वह जाना जाता है। तो मनुष्य को हमेशा उतना ही अर्जित करना चाहिए जितना कि वह अपने लिए रख सके, एक सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ज़िंदगी अपने जीवन को और अपने आने वाले जो उसके फैमिली है उसके लिए कर सके, अपने देश अपने समाज को दे सके। और उसके अलावा जो उसकी आने वाली पीढ़ी है वह तो जो अर्जित करेगी वह उसका उत्तरदायित्व होगा, ना कि उसके पहले वाली पीढ़ी का। यह ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन को जीता है वह हमेशा सुखी और संपन्नता के साथ जीता है और अंततोगत्वा समाज में एक नई छवि बना करके खत्म हो जाता है। लेकिन दीना के मन में ऐसा नहीं था। आखिर दीना जिस सुख चैन के लिए बातें किया करता था वह सुख चैन दीना के जीवन से काफ़ी आगे बढ़ गया और दीना जो था वहीं पे ढेर हो गया। अब दीना को यह समझ में नहीं आ पाई होगी कि दीना की फैमिली कैसे रहेगी, दीना के परिवार किस सुख की अभिलाषा करे। इसीलिए मनुष्य को कभी भी आताताई नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा अपने सच्चाई और अपने आप पे दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को मिलेंगे लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।